हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बच्चों आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी की। एंड इस डीपीपी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर की डिपेंडेंसी के ऊपर कि कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कैसे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, एंड एक दो सवाल आपके रेजिस्टेंस की वेरिएशन के ऊपर भी होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। मेरा नाम है नीतीश वर्मा एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात, ये जो डीपीपी आपकी लेट हुई है ना, इस बार डीपीपी 3 एक दिन लेट हुई है मेरे हिसाब से। इस डीपीपी के लेट होने का कुछ कारण है एंड वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, एंड वो आपको जानना भी जरूरी है कि क्यों लेट हुई है। एक्चुअल में इस डीपीपी के अंदर हमने बात करी है कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड जो आप क्लास में कर भी चुके हो, आयते से ऊपर आया है, दैट इज आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें ना कुछ दिक्कत आई होगी जब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, आपके एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आए होंगे। जब आपने इसको स्टार्ट किया होगा तो इसके कुछ एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आए होंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर्स आए होंगे। सो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, एंड इसी रीजन को ढूंढने के अंदर हमें 2 दिन लग गए इसको प्रॉपर कंक्लूजन में आने में कि हाँ इसमें एक्चुअल में दिक्कत क्या है। सो कई बुक्स रेफर करी गई, कुछ फॉर्मूले ड्राइव करे गए, कुछ तरीके सोचे गए, कुछ और रीजनिंग सोची गई। दैट तो आपको इतनी सारी चीज जानने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा जो होगा मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्चुअल में जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो कुछ बुक इसको रेफर करती हैं। जो आर नॉट है इस बुक को कहते हैं कुछ लोग क्या, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, एंड कुछ बुक्स क्या कहती हैं, जो आपका इनिशियल टेम्परेचर है उसी को आर नॉट मान लो। एंड अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी ने क्या, एनसीईआरटी के एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल मेरे को शायद याद नहीं है, एग्जांपल आई गेस वो 3.3 या 4 में से कोई है, बट उस एग्जांपल के अंदर उन्होंने मेंशन किया है सवाल को। एंड सवाल क्या था उसमें, उन्होंने आर नॉट की वैल्यू जो ली है वो उन्होंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रखी है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हम लोग आर नॉट को किसी भी इनिशियल टेम्परेचर पे मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट अगर आप उसको फॉलो करते रहते हो तो आपका आंसर्स नहीं आएंगे। ठीक है, आप उसको जब फॉलो करोगे तो आपके सारे आंसर एग्जैक्ट नहीं आएंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर्स आएंगे। एंड द रीजन टू दैट इज कि जब आपके रेजिस्टेंस के अंदर यानी कि डेल्टा आर जो है, अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो, बड़ा इन द सेंस लाइक आपका 10% 12% से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है उस केस में, वो मैं आपको इस डीपीपी के अंदर सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली उसके लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। Our first question is, a wire has a resistance of 3.1 ohm at 30 degree centigrade and 4.5 ohm at 100 degree centigrade. The temperature coefficient of resistance of the wire is approximately. तो इसका approximately कितना टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.1 से 4.5 हो जा रहा है, तो दैट मींस 1.4 ओम का चेंज आ रहा है। एंड अगर मैं परसेंटेज में बात करूं 3.1 के हिसाब से, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 50% चेंज। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 50% चेंज, अप्रोक्सीमेटली 45 के आसपास आएगा वैसे तो, बट हाँ। सो इतना बड़ा जब चेंज आता है ना, तो वो जो फॉर्मूला है आपका जिसके अंदर हम लिखते हैं क्या, दिस आर टी दिस इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो आर नॉट है इसको हम लोग जो टेम्परेचर गिवन है उसको मान के नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप आर नॉट को 3.1 ओम मान लो एंड आर टी को 4.5 ओम मानोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। वो शायद आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, तो आपको दोनों से सॉल्व करके बताता हूँ, देखो कैसे आएगा। तो मैं मानता हूँ क्या कि आपका जो आर टी है दैट इज 4.5। ठीक है, आर टी है आपका कितना 4.5 एंड आर नॉट है कितना आपका 3.1, एंड दिस इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज 100 माइनस 30, दैट इज 100 माइनस 30, ऐसा कुछ आएगा। तो दैट मींस वी कैन राइट 4.5 डिवाइडेड बाय 3.1, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 100 माइनस 30 70, तो दिस विल बी 70 अल्फा। तो दैट मींस जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना
4.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3.1, क्योंकि जब 1 इधर आएगा तो मैं पूरा स्टेप ही लिख देता हूँ। सो 4.5 अपॉन 3.1 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 70 अल्फा। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3.1 एलसीएम आएगा। तो दैट मीन्स 4.5 माइनस 3.1 divided by 3.1 and this will be equal to 70 alpha. This will be equal to 70 alpha. Now तो 4.5 माइनस 3.1 ये हो जाएगा 1.4 divided by 3.1 equal to 70 of alpha and 4.1.4 से 70 को कैंसिल कर सकते हैं, इस पॉइंट से पॉइंट को हटा दो। So this will be 14 and 14 से 70 कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा। तो that means this will be 1/5 into 31 अल्फा, ऐसा कुछ आएगा। तो that means अल्फा कितना आया आपका 1/155, ऐसा कुछ, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 155। सो 155 इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, दिस विल बी 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 31 आ जाएगा। सो 20/31 दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3120, दिस विल बी 0.1 सेकेंड। इसको डायरेक्टली लिख देता हूं मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया वैसे क्या आएगा, बट इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली 0.0645 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो इसको अगर मैं लिख सकता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली दिस कैन बी रिटन एज 7 × 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। ये भी एग्जैक्ट नहीं आया, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं आया। तो दैट मीन्स जब चेंजेस आपके बहुत ज्यादा आते हैं ना डेल्टा आर में, रेजिस्टेंस के अंदर चेंज ज्यादा बड़ा आता है, तब आपका ये डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। इसके बारे में आपको आदित्य सर भी लेक्चर्स के अंदर बताएंगे दोबारा से, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा आपका, शायद कल होगा। सो कल के लेक्चर में आपको बताएंगे वो कि क्यों ऐसा हो पाता है, क्या इसका पीछे है दिक्कत, तो आपको बताएंगे इस चीज को, ठीक है। सो अभी के लिए क्या आंसर हो जाएगा 7 × 10⁻³ तो दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट मेथड से कैसे करते हैं वो मैं आने वाले सवालों में बताऊंगा कि वो कैसे आपको टिक करते हैं। आपके जो नेक्स्ट सवाल हैं, बाकी जो सवाल हैं उनके दूसरा वाला मेथड यूज करके बताऊंगा कि कैसे उसका आंसर एग्जैक्ट सही आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the temperature coefficient of resistivity of a material is 0.0004 per degree centigrade when the temperature of the material is increased by 50 degree centigrade। यानी कि चेंज दे दे यहाँ पे डायरेक्टली उसने ये नहीं बताया कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, उसने डायरेक्टली चेंज बता दी, चेंज कितना है, ठीक है। इट्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस बाय 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर, चेंजेस बाय यानी कि आपको डायरेक्टली चेंज दे रखा है, कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। The initial resistivity of the material in ohm meter is, तो आपको initial resistivity बतानी है कितनी होगी। So you know a formula that rho t equal to rho naught 1 plus alpha delta t। अब अगर मैं रो नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, सो रो टी इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी एंड रो टी माइनस रो नॉट हो जाएगा इधर आके। सो दिस विल बी रो टी माइनस रो नॉट एंड इस रो नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रो नॉट, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एंड रो टी माइनस रो नॉट क्या है, दिस इज डेल्टा रो यानी कि चेंज जो आया एंड डिवाइडेड बाय रो नॉट, दिस इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल रेजिस्टिविटी, शुरुआती रेजिस्टिविटी क्या होगी वो आपको बताना है। तो दैट मींस यहां से आप लिख सकते हो रो नॉट दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा रो डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा टी। अब चेंज कितने का आया, चेंज आया 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय अल्फा कितना है, अल्फा इज 4 × 10⁻⁴, क्योंकि कितना जीरो, 3 जीरो के बाद है तो दैट मींस क्या आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ इनटू डेल्टा टी कितना है 50, कितना है 50, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। सो 50 × 4 ये हो जाएगा 200,
200 का 2 लेंगे तो उसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इसमें से क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा कुछ, एक काम करते हैं इसको अलग से लिख लेते हैं, एक सेकेंड। So this will be 2 into 10 to the power minus 8 divided by 4 into 10 की power minus 4 into 50. So this will be 2 into 10 की power minus 8 divided by 5 4 the 50 into 4 200, 200 into 10 to the power minus 4, ये हो जाएगा 2 into 10 की power minus 2. That means 2 से 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से, अब आसान हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10 की power minus 6, which can be written as 100 into 10 to the power minus 8. 100 into 10 to the power minus 8. Clear? And ohm meter is the unit. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपको एकदम सही हो जाएगा, that is 100 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. If J and E are the current density and the electric field respectively inside a current carrying conductor, then the correct relation is, तो correct relation क्या होगा? So we know that this J is equal to sigma E, ये हमें रिलेशन पता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, दिस आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, यानी कि बहुत छोटे लेवल पे ओम्स लॉ जो वैलिड होता है. V इक्वल टू I इज अ मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ ओम्स लॉ, बट दिस J इक्वल टू सिग्मा E क्या है? दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है क्या कि J and E are in same direction, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, दैट मींस दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है. सेम डायरेक्शन में है तो मतलब क्या, थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री. तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, J इक्वल टू सिग्मा E, ये रिलेशन तो होता ही है. सेकंड, J क्रॉस E इक्वल टू 0, तो J क्रॉस E क्या होगा, J क्रॉस E होगा आपका JE साइन थीटा, और थीटा कितना है लेकिन 0 डिग्री, तो दैट मींस JE साइन 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, 0, तो दैट मींस ये भी बिल्कुल सही है. नाउ थर्ड ऑप्शन इज J डॉट E कैप, तो J डॉट E क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू JE cos थीटा, एंड थीटा कितना है, अगेन 0, तो दैट मींस JE cos 0 डिग्री, तो दिस विल बी JE एंड विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि J भी पॉजिटिव E भी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है, जो J का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव E का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, तो दैट मींस बोथ आर ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा. तो दैट मींस ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है, दैट मींस ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, the current density J at an area A equal to 2I cap plus 3J cap mm square is J equal to 3J cap plus 4K cap ampere per meter square. The current through the area is, तो कितना करंट होगा एरिया से? So we know that this I equal to J dot A. अब एक बच्चे ने किसी डिस्कशन के अंदर लिखा हुआ था कि सर आपने 1 mm स्क्वायर को 10 to the power minus 6 कैसे लिख दिया? तो समझते हैं उस बात को. सो 1 mm स्क्वायर, ठीक है, सो 1 mm में होता है बेटा कितना, 1 mm होता है आपका 10 to the power minus 3 मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 mm इंटू 1 mm, ये हो जाएगा कितना, 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा कितना, 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो बेटा कि आपका 1 mm स्क्वायर 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर कैसे हुआ. ठीक है, अच्छा, तो J क्या है, J है आपका 3J कैप प्लस 4K कैप डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर जो कि है आपका 2I कैप प्लस 3J कैप, एंड इसकी यूनिट क्या है, मीटर mm स्क्वायर, और जबकि जहाँ पर J है वो क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10 to the power minus 6. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो J का J के साथ, I का I के साथ, K का K के साथ, तो J का J के साथ करोगे तो कितना आएगा, 3 into 3 that is 9, और साथ में क्या है 10 to the power minus 6 है, तो 9 into 10 की पावर minus 6 प्लस K into I, K डॉट I क्या हो जाएगा 0, K डॉट J क्या हो जाएगा 0, तो दैट मींस 0 प्लस 0, तो इसका मतलब 9
माइक्रो एम्पियर, क्योंकि 10 टू द पावर -6 क्या होता है, माइक्रो, तो दैट मींस 9 माइक्रो एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो दैट मींस ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही। चले आगे, चलिए नेक्स्ट, द फिगर शोज द ग्राफ बिटवीन आई एंड बी फॉर द टू कंडक्टर्स ए एंड बी, देयर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो। आपका ग्राफ दे रखा है आई और बी का, आई और वी का, रिमेंबर दिस थिंग, आपको ग्राफ किसका दे रखा है, आई और वी का, यानी कि आपका जो करंट है वो वाई एक्सिस पर है एंड आपका जो वोल्टेज है वो आपका किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, या फिर हम कह सकते हैं I इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, और आई कैन राइट I बाई वी दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर, ऐसे कह सकते हैं। नाउ किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा, स्लोप क्या होता है, स्लोप दैट इज tan थीटा, वो होता है आपका क्या, y बाई एक्स, दैट इज y बाई एक्स। अब y की जगह पे क्या है, y की जगह पे तो I है, करंट है, तो दैट मींस I, और x की जगह पे क्या है, v है, तो दैट मींस tan थीटा जो होगा वो I बाई v के बराबर होगा, बट I बाई v किसके बराबर है, 1 बाई r के, तो दैट मींस आपका जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, 1 बाई आर के बराबर होगा, ना कि आर के। अगर ये VI ग्राफ होता तो VI ग्राफ के अंदर आपका जो स्लोप होता वो आर के बराबर होता, बट ये IV ग्राफ है तो IV ग्राफ में जो स्लोप होगा वो आपका क्या होगा, 1 बाई आर होगा। क्लियर, अच्छा अब ग्राफ के लिए एंगल चाहिए तो एंगल समझते हैं। सो लेट सपोज ये आपके पास ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें से जो B वाला ग्राफ है वो इस तरीके से है, दिस इज B, एंड इसके लिए एंगल गिवन है कितना, 30, ठीक है, एंगल तो हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो दैट मींस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 30, किसके लिए, बी के लिए, तो दैट मींस दिस थीटा बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थीटा ए जो दे रखा है वो यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ये आपको ग्राफ है ए का और ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, बट एक्स और वाई के बीच में जो ग्राफ होता है, एंगल होता है, कितना होता है टोटल, 90 डिग्री होता है, तो ये 30, ये 30, तो दैट मींस ये भी क्या होगा, 30 होगा, दिस विल आल्सो बी 30, तो इसका मतलब ये जो ए वाला कर्व है, ये जो ए वाला कर्व है ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री, ये एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि थीटा ए जो है वो कितना है, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, दैट मींस tan थीटा ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई आर ए, यानी कि tan 60 दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई आर ए, एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3, सो √3 विल बी इक्वल टू 1 बाई आर ए, तो इसका मतलब आर ए क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई √3, आर ए क्या हो जाएगा, 1 बाई √3, ठीक है, आर ए हो जाएगा आपका 1 बाई √3। क्लियर, नाउ ऐसे ही आर बी निकाल सकते हैं, तो आर बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो एक सेकंड, सो ऐसे हम लिखेंगे क्या, tan थीटा बी, सो tan थीटा बी क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर बी, दैट मींस tan 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बी, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर बी, तो यहां से बेटा आपका आर बी आ जाएगा कितना, √3, यहां से आपका आर बी कितना आ जाएगा, √3। क्लियर, सो हमें रेशियो निकालना है किसका, आर ए टू आर बी का, सो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई √3, तो दैट मींस ये हो जाएगा आपका 1 बाई 3। अब ये ऑप्शन आपके जो पीछे आंसर की दे रखी है उससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, जो आपका आंसर की पीछे दे रखा है वो आपका ऑप्शन सी दे रखा है वो गलत है, ठीक है, मेक इट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज दिस इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट। क्लियर, तो उसको
ये मत बोलना कि सर आपका आंसर अलग आ रहा है, एक्चुअल में वो आंसर की में गलत दे रखा है, ठीक है, आंसर की के अंदर आपका जो आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है, ऑप्शन गलत है वो, ठीक है। चलिए next is the temperature coefficient of resistance of a wire at 0 degree centigrade is 0.00125 degree centigrade per degree centigrade. At 25 degree centigrade its resistance is 1 ohm and the resistance of the wire will be 1.2 ohm at, अब रेजिस्टेंस कितना है 1, अब ये पूछ रहा है कि कौन से टेम्परेचर पे 1.2 ओम्स हो जाएगा, तो कितने का चेंज आया, 20% का चेंज आ गया। अब देखो चेंज बड़ा हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। एक मेथड जिसके अंदर हम लोग R0 को किसी भी इनिशियल टेम्परेचर वाला मान लेते हैं उस तरीके से, एंड इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊंगा आप दूसरे मेथड से जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 1। वो कहता है क्या, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। RT कितना हो जाएगा, RT हो जाएगा 1.2, R0 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा कितना है, अल्फा है आपका 0.00125, ब्रैकेट में टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी कि फाइनल मान लो T है, इनिशियल कितना है 25 है, तो 25 मान लिया, एंड इससे सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा देखो, दिस विल बी 1.2 by 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.00125 T माइनस 0.00125 इंटू 25, ठीक है। तो 1.2 by 1 हो जाएगा 1.2 एंड 1.2 माइनस 1 हो जाएगा कितना 0.2, ये नेगेटिव का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो दिस विल बी प्लस 125 इंटू 25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5, एंड दिस इज इक्वल टू 0.00, इसको ब्रेक ही कर लेते हैं, दैट इज 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, दिस इज 5 टू द पावर 3, दिस इज 5 टू पावर 5 हो जाएगा ये, एंड 5 की पावर 5 होता है कितना, दिस इज 3125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एंड दिस इज इक्वल टू 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टी, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.2 और ये हो जाएगा 0.03125, तो दैट मींस 0.23125, दिस विल बी इक्वल टू 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टी। तो यहां से हम लोग टाइम इसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं, so that means टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दिस टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 0.23125 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसको भी लिख सकते हैं क्या, 23125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट करके देखते हैं, तो दिस विल बी 1, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 75 और 30 दैट इज 105 106, तो 1062 बचेगा, एंड 1062 जब करोगे तो ये आएगा कितना, 8 टाइम्स आ जाएगा, दैट इज 1000, so this will be 1000, एंड आपका बचेगा कितना 625, एंड 125 इंटू 5 होता है 625, और 10 टू द पावर माइनस 5 से 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा कैंसिल, तो दैट मींस ये आ जाएगा आपका कितना 185 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये आ जाएगा 185 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऑप्शन चेक करो, क्या ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, ना तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये 185 केल्विन है, और ये आपका नियर बाई सबसे जो है वो क्या है, दैट इज 190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपको अगर ये सवाल नीट में आ जाता तो आप क्या करते, आप तो ये वाला मेथड फॉलो करके आते, एंड जब ये वाला मेथड फॉलो करके आते तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते। अब आप इसका अप्रोक्सीमेट आंसर लिख देते क्या, कि हाँ भाई 190 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हो जाएगा, क्योंकि 185 आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो हम मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेशन, तो हम मान लेते कितना हो जाता है 190। बट अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना 190, देखो वो कैसे आता है,
So this is method 2. This is method 2. So RT1, this is equal to R naught 1 plus alpha T1. अब यहाँ पे जो R naught है ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, RT1 है कितने पे, आपके किसी टेम्परेचर T1 पे, T1 पे, और यहाँ पे T1 कितना गिवन है, यहाँ पे T1 गिवन है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 ओम, तो 1 विल बी इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा हमें दे रखा है, अल्फा को अभी अल्फा ही रहने देते हैं, और T1 हमें दे रखा है कितना 25, एंड दिस इज इक्वेशन 1. सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट RT2 दैट विल बी इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T, जो टेम्परेचर हमें निकालना है, और RT2 कितना है, दैट इज 1.2. So 1.2, this will be equal to R naught 1 plus alpha T, and this is your second equation. This is your second equation. ठीक है. Now अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं किससे, 1 से, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, तो क्या आएगा, दिस विल बी 1.2 by 1. R नॉट से R नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 25 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 1 दैट इज 1.2 प्लस 25 इंटू 1.2 ये होता है आपका कितना 30, तो दैट इज 30 अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, तो यहां से आ जाएगा कितना बेटा 1.2 माइनस 1 दैट इज 0.2, एंड दिस विल बी इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा t माइनस 30, तो इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं क्या t माइनस 30, दिस विल बी इक्वल टू 0.2 बाई अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है आपकी 0.00125, तो दैट मीन्स 0.2 डिवाइडेड बाई 0.00125, एंड दिस इज इक्वल टू t माइनस 30. तो उसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा t विल बी इक्वल टू 30 प्लस, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 160 आ जाएगा, एंड 160 प्लस 30 हो जाता है आपका कितना 190 डिग्री सेंटीग्रेड. तो दैट मीन्स अब आपका टेम्परेचर जो है वो कितना आ रहा है 190, विच इज योर एग्जैक्ट आंसर. ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो अब आपको यहाँ पे ये रहेगा कि सर आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे. देखो आप जो सेकंड वाला मेथड है ना, दैट इज अ जनरल मेथड, वो एग्जैक्टली जनरल मेथड है जो आपको हमेशा आप लगा सकते हो. ठीक है, आप उसको हमेशा लगा सकते हो. ये जो पहला वाला मेथड है ये आप तब लगा सकते हो जब आपका चेंज थोड़ा कम हो. ठीक है, चेंज आपका क्या है, जो रेजिस्टेंस का चेंज आ रहा है वो बहुत कम हो. ठीक है, 10% 12% के आसपास चेंज हो, बस तब आप इसको लगा सकते हो. उसके ऊपर अगर आपके पास चेंज है तो आपको क्या लगाना है, तब आपको सेकंड मेथड लगाना है टू गेट द एग्जैक्ट आंसर. ठीक है, टू गेट द एग्जैक्ट आंसर. बाकी ऐसे आप फर्स्ट मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको आदित्य सर ने क्लास में भी कराया है, बुक्स में भी वही दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन कुछ किताबें हैं जिन किताबों के अंदर आपको सेकंड मेथड से कराते हैं. ठीक है, आप एचसी वर्मा पढ़ोगे, बीएम शर्मा पढ़ोगे, आशीष अरोड़ा पढ़ोगे, आप कोई सी बुक पढ़ोगे, सबके अंदर अलग अलग भी दे रखा है. ठीक है, तो इसीलिए ये कंफ्यूजन आपके मन में आया होगा, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्या कि अगर आपको पेपर में, नीट के पेपर में अगर आपको आता है तो आपको पहला मेथड लगाना और आपका आंसर आ जाएगा. अभी तक नीट के सवालों में ऐसा नहीं आया है कि आपने पहला ऑप्शन लगा, पहला मेथड लगाया हो और आपका आंसर मैच ना कर रहा हो. वो डीपीपी में ऐसे सवाल आ गए हैं तो इसलिए आपको मेरे को बताना पड़ रहा है. ठीक है, अदरवाइज आपका नहीं बताते, मतलब लाइक कंफ्यूजन दूर नहीं, कंफ्यूजन रह जाता आपके मन में. ठीक है, तो इसलिए डीपीपी में सवाल देने जरूरी थे ऐसे, ताकि आपके मन में कभी कंफ्यूजन ना आए. कभी आप प्रैक्टिस करो और आपको सवाल मिल जाता, फिर क्या करते, सर आपने तो ऐसे बताया था, आंसर आ नहीं रहा. तो दैट्स व्हाई उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डीपीपी पे ऐसे सवाल डाले गए हैं. ठीक है, एंड इसलिए आपको दोनों मेथड से मैं बता रहा हूँ. आप इसको पहले मेथड से करोगे तो पहले मेथड से भी देखो कितना आ रहा है, 185 आ रहा है, एंड विच इज क्लोज टू दिस 190, तो आप ऑप्शन तो भी चूज कर सकते हो. 185 केल्विन आंसर नहीं है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है, तो ये तो कंफ्यूजन वैसे भी नहीं होना चाहिए था. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करोगे तो आंसर भी आ जाएगा. ठीक है,
हर बार अप्रोक्सीमेट करके आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि अप्रोक्सीमेट करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखो इसका एक और कुछ सवाल आएगा भी, वो बताता हूँ। अ कंडक्टर बिहेव्स एज अ सुपर कंडक्टर। अब कंडक्टर सुपर कंडक्टर कब बिहेव करता है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसके लिए आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। सुपर कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। रेजिस्टेंस इज जीरो, रेजिस्टेंस ही नहीं रहा, यानी कि आपका जो कंडक्टर है उसके अंदर आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। ठीक है, तो दैट मींस R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं इसकी बात करूं या फिर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, दैट इज रो टी, दिस इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसकी मैं बात करूं। ठीक है, सो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है आपका 0 केल्विन। कितना, 0 केल्विन। एट 0 केल्विन आपका कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, कंडक्टर जो है वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए क्या कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर द कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर बिकॉज इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आपको क्या रहता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट, the temperature coefficient of resistance of a wire is 0.00125 per degree centigrade. At 300 degree centigrade, its resistance is 1 ohm. The resistance of the wire will be 2 ohm at. अब देखो, ये डबल हो गया, 1 ओम था 2 ओम हो गया, डबल हो गया। अगर आप इसको पहले मेथड से करोगे ना, आपका आंसर गलत आएगा। अब आप इसको पहले मेथड से करोगे ना, आप इसको यूज करो कि आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आप इसको यूज करो। ठीक है, एंड इसमें आप क्या करो, आप आर टी को ले लो कितना, 2 ओम, एंड आर नॉट को ले लो 1 ओम। ठीक है, एंड जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 1100 केल्विन। ठीक है, एंड वो इसका आंसर है नहीं, ये ऑप्शन है गलत, ये है गलत। अब चेंज यहाँ पे डबल है, दैट मींस 100% का चेंज है। 1 ओम के अंदर 1 ओम ऐड कर दिया, 2 ओम बना दिया, तो उस केस में तो ये सवाल इस फॉर्मूले लग ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो सेकंड मेथड है, दैट इज अ जनरल मेथड, हल्का सा टाइम टेकिंग है, बट वो एग्जैक्टली सही मेथड है, उससे ऑलमोस्ट सारे आंसर आएंगे आपके। उसमें आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा बार बार कि हाँ भाई चेंज देख लूं, चेंज कितने का है, चेंज कितने का, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो उस चीज को। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो, इसको सॉल्व करके देख लेना, ऐसा करके आएगा ये। ठीक है, मैंने बहुत रिसर्च करी 2 दिन से, इसलिए मैं डायरेक्टली बार बार लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, बट लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड मेथड कैसे आएगा। सो मेथड 2 से देखो, मेथड 2 से आर टी वन दिस इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो आर टी वन हो जाएगा 1, आर नॉट हमें पता नहीं, 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 300, क्योंकि इनिशियल कितना है 0। आर नॉट कितने पे लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमें निकालना है क्या, 2 ओम कब होगा, तो दैट मींस रेजिस्टेंस कितना हो गया 2, आर नॉट हमें पता नहीं। ठीक है, 1 प्लस टेम्परेचर हमें पता नहीं, तो दैट इज अल्फा इंटू टी। हमें टी निकालना है, डिवाइड कर दो फिर से, दिस इज 2 दिस इज 1, तो डिवाइडेड 2 बाई 1, तो क्या आएगा, 2 बाई 1 हो जाएगा 2, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा टी, एंड अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 300 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 प्लस 600 अल्फा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। 2 minus 1, this will be equal to alpha t minus 600.
तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा t minus 600. So that means we can write t minus 600, this will be equal to 1 by alpha, and where alpha is given as 0.00125. या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, t equal to 600 plus 1 divided by 125 into 10 की पावर minus 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 into 10 to the power minus 5 लिख सकते हैं, एंड ये हो जाएगा आपका क्या 600 प्लस ये हो जाएगा 10 to the power 3 into 10 to the power 2 लिख सकते हैं क्या ऐसे. सो दिस विल बी 10 to the power 3 into 10 to the power 2 divided by 125, एंड 125 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 8, एंड ये हो जाएगा कितना 600 प्लस 800 यानी कि कितना आ जाएगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन सारे लेकिन किस में है, ऑप्शन सारे आपके हैं केल्विन के अंदर, तो दैट मींस ये हो जाएगा कितना 1400 प्लस 273, तो ये हो जाएगा कितना 1673 केल्विन, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, एंड विच इज गिवन इन द ऑप्शन बी. तो देखो कितना फर्क आ गया. जब आप इस वाले मेथड सॉल्व करोगे तब आपका आंसर 1100 केल्विन आएगा, जब सेकंड मेथड सॉल्व करोगे तब आपका 1673 केल्विन आएगा. तो दैट मीन जब बहुत ज्यादा बड़ा चेंज हो तो बिल्कुल गलती मत करना, एंड पहले वाले मेथड को लगाने की सेकंड मेथड लगाना, ठीक है. मैं तो ये कहता हूं कि आप हर क्वेश्चन के अंदर सेकंड मेथड लगा दो, कोई गलती नहीं होगी, आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है, आंसर हमेशा सही आएगा. दिस इज जनरलाइज मेथड, क्योंकि जब इसको इस जनरलाइज मेथड से जब फर्स्ट वाला मेथड निकालते हैं ना, बेसिकली एक्चुअल में ये फर्स्ट मेथड जो है जनरलाइज मेथड है, सेकंड मेथड जो है वो जनरलाइज मेथड है. इससे हम लोग फर्स्ट मेथड को कन्वर्ट करते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं, कुछ अजम्पशंस करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि आपको सेकंड मेथड जो जनरलाइज है वो हर एक में एप्लीकेबल होता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद. जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो इंक्रीज करता है किसके साथ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है AKA, इट इज आल्सो नोन एज AKA, ये रैपर है AKA रेजिस्टिविटी, इट इज रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है, ये आपको पता है. रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो दैट मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और आपकी रेजिस्टिविटी जो है क्या है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, एंड अगर ये मटेरियल प्रॉपर्टी है तो मतलब क्या है कि ये लेंथ एरिया इन सब बातों से परे है, दूर है, इनसे कोई लेना देना इसका नहीं है, कोई मोहमाया नहीं है, ठीक है. Next is a certain piece of copper is to be shaped into a conductor of minimum resistance. Its length and diameter should respectively be. अब आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और रेडियस को क्या लिख सकते हो, रेडियस को लिख सकते हो d बाई 2, तो दैट मीन्स d बाई 2 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस. तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाई डी स्क्वायर के. अब मुझे चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस. अगर फॉर मिनिमम, फॉर आर मिनिमम L शुड बी मिनिमम, L मिनिमम होना चाहिए, एंड D शुड बी मैक्सिमम, D आपका मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के. तो इसका मतलब देखो जिसके अंदर L सबसे कम होगा और D सबसे ज्यादा होगा वही आंसर है. तो पहले ऑप्शन के अंदर L और D, इसमें 2L और D बाई 2, लेंथ ज्यादा हो गई, डायमीटर कम हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या दे देगा, मैक्सिमम दे देगा. इसके अंदर लेंथ L है और आपका डायमीटर हाफ किया है, इसके अंदर लेंथ भी हाफ कर दिया, डायमीटर भी डबल कर दिया, तो दैट मींस यहाँ पे L लेंथ जो है वो मिनिमम है और डायमीटर क्या है, मैक्सिमम, तो दैट मींस यही आपका हो जाएगा सही आंसर. दैट मींस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? So बच्चों, this is all about for the DPP3 discussion. I hope you liked it. Thank you so much.